शब्द शब्द अगर लड़ पड़े तो अर्थ व्यर्थ हुआ। पानी पानी अगर लड़ पड़े तो मौसम व्यर्थ हुआ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। धर्म धर्म अगर लड़ पड़े तो ईश्वर व्यर्थ हुआ। आप सभी का इस खास साक्षात्कार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं यशवट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ बहुत ही खास शख्सियत उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे साथ उपस्थित है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। हजारों वर्षों पहले चराचर विश्व के स्वामी भगवान श्री कृष्ण उत्तर प्रदेश के मथुरा से उज्जैनी में शिक्षा ग्रहण करने सांदीपनि आश्रम आए थे। महाकवि कालिदास की भी नगरी कर्मभूमि उज्जैनी ही रही है। जैसा कि हम जानते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने नई शिक्षा नीति लागू की है। उज्जैन एवं मध्य प्रदेश सदैव से ही शिक्षा, कला, साहित्य के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। सर, आपकी नई शिक्षा नीति को लेकर क्या विचार है? कैसे उज्जैन, मालवा एवं मध्य प्रदेश के छात्र और नौजवान के लिए महत्वकारी और प्रभावकारी रहेगी? नमस्कार। नई शिक्षा नीति यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल जो लागू की है, ये कस्तूरी रंजन साहब हमारे बहुत उद्भट विद्वान हैं। लगभग 3-4 साल की मेहनत के बाद 2 लाख लोगों से सुझाव लेकर के 8 करोड़ लोगों से संपर्क करके संसद के अंदर भी 2 महीने तक जिनने खुल कर के चर्चा कराई और वर्तमान में शिक्षा नीति को लागू किया। जिस शिक्षा नीति के माध्यम से हमारे अपने सर्वांगीण विकास की देश के साथ कदम से कदम मिलकर चलने की लालसा हो। मुझे खुशी इस बात की, इस शिक्षा नीति में वो सब है जिसकी ज़रूरत आज से 65 साल पहले थी। जब देश आज़ाद हुआ, अंग्रेज चले गए, उसी समय इस शिक्षा नीति को लागू करना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, जब जाके तब सवेरा। आज ये जो शिक्षा नीति लागू हो रही है, ये मूल रूप से वैज्ञानिक मानवीय दृष्टिकोण से भी इसको लागू किया गया है, हमारी ज़रूरतों के हिसाब से भी लागू किया है और शिक्षा का जो महत्व है उसको स्थापित करने के लिए भी दिया है। इस शिक्षा नीति में रिसर्च भी है, कौशल भी है, मनुष्य का सर्वांगीण विकास भी है, लोगों को लेकर चलने की भावना भी है। और ख़ास करके उज्जैन के परिप्रेक्ष्य में तो मैं मान के चलता हूँ कि जो भगवान श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले जो शिक्षा ग्रहण की, हमारे यहाँ प्राचीन पद्धति थी कि शिक्षा वो जो जीवन में कभी काम आए, शिक्षा वो संस्कार दे, शिक्षा वो जो हमारा सर्वांगीण विकास करे। जिसका जो टैलेंट है, हर व्यक्ति के लिए परमात्मा ने कोई ना कोई टैलेंट दिया है, उसके अंदर वो विकास का अंकुरण पुष्पित पल्लवित हो, आगे बढ़े, इसकी आवश्यकता रहती है। ऐसे में शिक्षा नीति में बहुत गुंजाइश दी है। जैसे उदाहरण के लिए मातृभाषा में पढ़ाई, ये इतना छोटा सा लेकिन महत्व का विषय है। हमारा विविध भाषाओं का देश है और ऐसे में अलग अलग राज्यों की अपनी मातृभाषा है, लेकिन ज़बरदस्ती अंग्रेजी में पढ़ाना, मूल रूप से उसको समझ में आता नहीं है, वो पकड़ता नहीं है। और वो बच्चे, जैसे वर्ल्ड हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी इस बात के लिए कहा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कि जो छोटा बच्चा रहता है 5 साल की उम्र का, उसका 85% मस्तिष्क सीखने की ललक के लायक होता है। ऐसे मातृभाषा के साथ जब उसको पढ़ाने की बात करते हैं तो बहुत जल्दी बात पकड़ता है। तो ये एक छोटा सा मैंने उदाहरण दिया। इसी प्रकार से कक्षा 6 के बाद अगर किसी बच्चे को कौशल कोई सीखना है, ज़बरदस्ती उसको हम प्लेन डिग्री में, प्लेन कोर्स में ले जाते हैं, तो कौशल के माध्यम से वो अपना टैलेंट कहीं दिखाना चाहता तो उसकी गुंजाइश रहेगी। इसी प्रकार से 12th के बाद में अगर उसको ग्रेजुएशन करना है तो अब भी आज वर्तमान शिक्षा नीति में 3 साल की डिग्री करना, फर्स्ट ईयर अगर कर लिया, सेकेंड ईयर कर लिया, कोई मायने नहीं देता है। लेकिन अब नई शिक्षा नीति में इस बात की गुंजाइश रहेगी, फर्स्ट ईयर कर लिया तो सप्लीमेंट सर्टिफिकेट कोर्स होगा, सेकेंड ईयर में डिप्लोमा कोर्स होगा, थर्ड ईयर में डिग्री होगी, फोर्थ ईयर में रिसर्च की ज़रूरत जोड़ करके डिग्री होगी, तो एमफिल ख़त्म कर देंगे। एक तरह से इसमें सब कुछ समाहित करने का प्रयास किया जो वर्तमान में आवश्यक है। जी सर, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। सर, आपकी छवि सदैव से विकासशील जनप्रतिनिधि की रही है। आप पूर्व में भी उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रह चुके हैं। आप हाल ही में डोगला वेधशाला गए थे, विष्णु छिद्रवाकर जिन्होंने उसका उत्तरण किया था। उज्जैन में तारामंडल, त्रिवेणी संग्रहालय, सर्प उद्यान जैसे कई संस्थान और स्थल है। और उज्जैन ही नहीं,
समूचे मध्य प्रदेश में ऐसे कई संस्थान और स्थल है जो कि शैक्षणिक और साहित्यिक क्षेत्र से अपने अलग ही योगदान देते हैं और अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सर, आप एवं आपकी सरकार उन सभी अविकसित स्थलों को कैसे और विकसित करेगी और उन सभी का शिक्षा में किस तरह से प्रयोग करेगी? आपके इस पर क्या विचार और प्रयास रहेंगे? देखिए, ये बात सही है कि हमारे अपने जितने प्रकार के सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए था, रिसर्च पे ध्यान देना चाहिए था, काल के प्रभाव में वो पहले नहीं दिए थे। लेकिन मैं जब यूडीए चेयरमैन बना तब मैंने कोशिश की विक्रमादित्य शोध पीठ बनाने की, यहाँ सर्प संग्रहालय उज्जैन में खोलने की, प्लेनेटोरियम, क्योंकि उज्जैन विक्रमादित्य की नगरी के टाइम से ही विज्ञान की नगरी माना जाता है। ये धर्म, अध्यात्म, संस्कृति तो है ही है, लेकिन विज्ञान की नगरी में इसलिए वराहमिहिर ने यहाँ कालगणना में अपना योगदान दिया है। आर्यभट्ट उज्जैन से हुए हैं। तो हमारे यहाँ रिसर्च पे ध्यान दे करके खगोलीय स्पेस पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। एडवांस मैथमेटिक्स पे भी यहाँ काम कराने की आवश्यकता है। ऐसे बहुत सारे काम करना। तो मैंने यहाँ साइंस टूरिज़्म को डेवलप करने का प्लान किया हुआ है। अभी वर्तमान में जहाँ प्लेनेटोरियम लग रहा है वहाँ लगभग 75 एकड़ ज़मीन है और यहाँ पूरा एक कैंपस बनाएंगे जिसमें भविष्य की दृष्टि से विज्ञान के जानकार, विज्ञान के जिज्ञासु पूरे देश ने, दुनिया के विद्यार्थी उज्जैन आकर के उस साइंस सिटी टाइप हम डेवलप करने वाले, जिसमें उसका लाभ लेंगे। जहाँ 3D स्टूडियो रहेगा, साइंस का सब सेंटर होगा, प्लेनेटोरियम होगा और साइंस संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ हर जिज्ञासु को मिलेगी। सर, चूँकि आप स्वयं भी डॉक्टरेट हैं एवं उच्च शिक्षा मंत्री की पद की गरिमा बढ़ा रहे हैं इस वक्त, सर आपके नज़रिए में एक छात्र, एक नौजवान के जीवन में उच्च शिक्षा का क्या महत्व है? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि इस बार शिक्षा नीति में वो सारी चीज़ें आ गई। शिक्षा मतलब किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए। शिक्षा मतलब उसका परिपूर्ण विकास करे, और परिपूर्ण विकास करने में अभी तक हमारे पास लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति थी, जो हमको विश्वविद्यालय में मात्र परीक्षा कराने के संस्थान बन गए थे। वहाँ रिसर्च बंद हो गया था, उन्नति और प्रगति के रास्ते बंद हो गए थे। अभी शिक्षा नीति में वो सब संभावना खुलेगी, और जिसको अपनी कोई कठिनाइयों के कारण से जीवन यापन के लिए अध्ययन करना है तो वो जबरदस्ती नहीं कि डिग्री ले, उसको कौशल विकास के माध्यम से भी उसका जीवन यापन का रास्ता बन जाएगा। लेकिन कोई ना उच्च शिक्षित होकर के उस शोध करना है, उन्नति करना, आगे बढ़ना, कुछ जानकारी हासिल करना, ज्ञान अर्जित करना, तो शिक्षा नीति में वो सब चीज़ें जोड़ी गई है, उसका लाभ उसको मिलेगा। जी सर, एक आखिरी सवाल और मेरे दिल के बेहद करीब सवाल। सर, बचपन से हम सुनते हुए आए हैं, मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों का भारत। आपके सपनों का भारत कैसा होगा और आपके सपनों के भारत में सभी जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय, लिंग के लोगों का क्या स्थान रहेगा? ये बड़ा विस्तृत सवाल है, थोड़ा कठिन सवाल भी है, लेकिन हम सब इस बात के लिए आनंदित है कि यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी के शासनकाल में वो सब हो रहा जो एक लोकतंत्र के लिए कल्पना की गई थी, जिसके कारण क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया था। लोकतंत्र की सच्चे अर्थों में स्थापना हुई है। एक गरीब परिवार का चाय बेचने वाला व्यक्ति आज देश का दूसरी बार प्रधानमंत्री बनता है, 3 बार मुख्यमंत्री बनता है। एक गरीब किसान परिवार से निकलने वाला देश का 4थी बार मुख्यमंत्री बनता है। ये वो चीज़ें हैं जिनके माध्यम से हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है। अब ये आत्मनिर्भर भारत में इसी प्रकार की कल्पना की गई कि समाज के सर्वांगीण क्षेत्र में उन्नति होना चाहिए। आज जो जाति का एक जहर जगह जगह फैला हुआ है, पर्टिकुलर जो मूल थाट थी, हरि के जात पात पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि को, ये हमारे यहाँ कबीरदास जी ने कहा, ये रविदास जी ने कहा, संत शिरोमणि हमारे तमाम प्रकार के, जैसे अब जब भी हमारे यहाँ इस प्रकार की घटनाओं का बहुत दबाव बना है तो उसमें से कोई उद्भट महापुरुष निकला जिसने रास्ते निकाले, चाहे वो विक्रमादित्य हो, चाहे महापुरुष के नाते से अपने तमाम विद्वानों की और लंबी श्रृंखला है, और सुशासन की व्यवस्था भी खड़ी की है। और मैं मान के चलता हूँ कि ये जातियों के कारण से हमारे कष्ट भी बढ़े, तो जातियों को हटाते हुए हम सब जाति के हैं। हम में से ब्रह्म भी है तो हम ब्राह्मण हैं, हम में कर्म भी है, हम क्षत्रिय है, हम सब प्रकार की व्यवस्थाओं से कहीं कोई किसी को जाति से डालना ये बहुत छोटी बात होती है। उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में ये जो वर्तमान का लोकतंत्र है, हमने देखा कि पूरे देश के अंदर आमतौर पे यूपी बिहार बहुत बदनाम थे जातियों के कारण, लेकिन प्रचंड बहुमत से नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हुए। यद्यपि नरेंद्र मोदी जी ने उस ढंग का कोई माहौल नहीं बनाया, लेकिन योग्यता, टैलेंट के बलबूते पर देश को उन्नति की राह पे जो ले जाता है,
देश उसके साथ खड़ा होता है। मैं ऐसा ही आत्मनिर्भर भारत चाहता हूँ जिसमें सब प्रकार के लोगों का समावेश हो, सबको आगे बढ़ने की संभावना हो, हमारी अपनी कमजोरियाँ दूर हो, भारत दुनिया में अच्छा ही बांटे जो हमारी अच्छी बातें हैं। उम्मीद करते हैं समर्थ भारत, समृद्ध भारत, विकसित भारत, सबको लेके साथ में चलने वाला भारत, आत्मनिर्भर भारत माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनेगा। सर, एक असली जनप्रतिनिधि, एक आदर्श जनप्रतिनिधि वही होता है जो कि जनसभाओं से ज़्यादा जनता के बीच जुड़ा रहे। मैंने आपको सदैव ही जनसभाओं से ज़्यादा जनता के बीच ज़मीनी स्तर पर लोगों का साथ देते हुए उनकी समस्या हल करते हुए देखा है। आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपके नेतृत्व में उच्च शिक्षा ही नहीं, समूचे शिक्षा व्यवस्था में नए बदलाव होंगे और आप नए उल्लेखनीय और उन्नति कार्य में लगे रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।